हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रास के बारे में। RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमारा चल रहा था टॉपिक यूरिनरी सिस्टम, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे। जिसमें पहले इंट्रोडक्शन था, वो हो गया था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम का फिजियोलॉजी देखा था। आज हम लोग बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जो हमारे बॉडी का सोडियम लेवल एंड जब ब्लड वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उस चीज़ में क्या होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। खास करके जब हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है तो इस केस में रास सिस्टम, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वो करता है। तो इसमें इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे। रेनिन प्लस एंजियोटेंसिनोजेन प्लस एल्डोस्टेरोन, 3 वर्ड इसमें, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन। तो रेनिन, पहला इसमें वर्ड आ रहा है रेनिन। रेनिन को समझते हैं, रेनिन क्या चीज़ और कहाँ से ये सीक्रेट होगा और इसका फंक्शन क्या है। तो रेनिन को समझने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये एक किडनी है। किडनी के स्ट्रक्चर में मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। हमारा किडनी का क्या काम होता है, किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड का। तो ऐसे वो जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो सभी नेफ्रॉन में होता है। अब क्या होगा, अगर किसी भी वजह से सपोज अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी केस में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो क्या किडनी को ब्लड ज़्यादा जाएगा? ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। अब ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो किडनी को उतना ब्लड जितना पहले जाता था अब उतना ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि उसके फिल्ट्रेशन का रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। जो उसके एब्जॉर्प्शन का रेट वो भी कम हो जाएगा। तो समझते हैं, सबसे पहले ये हमने एक ड्रॉ किया, किडनी है, किडनी का स्ट्रक्चर है। इस किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन को इसका फंक्शन समझने के लिए क्या करते हैं, इसको हम और तरीके से समझते हैं। नेफ्रॉन के अंदर जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल ये डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल DCT के बहुत पास में है, और इन दोनों के बीच में क्या देख रहे हो कि एकदम से एक दूसरे से क्या है, अटैच है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस केस में अब इसका फंक्शन अगर हम समझ रहे हैं, तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, सपोज अगर पेशेंट का क्या हो गया, ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि पहले ज़्यादा ब्लड कैरी कर रही थी, अब उसके पास में उतना ब्लड नहीं होगा। तो ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स हैं वो फौरन क्या करते हैं, उसको नोटिस करते हैं कि ब्लड कम आ रहा है। तो जिस वजह से क्या करते हैं कि ये इसके पास में सेल के इनके जो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं, इसके सेल के पास में होता है एक बायरो रिसेप्टर टाइप का सेल, जो क्या करते हैं, फौरन उसको सेंस कर लेते हैं। और सेंस कर लिए तो वो क्या करते हैं, रेनिन का रिलीज करते हैं। रेनिन का रिलीज यहाँ से हो रहा है। जैसे पहला वर्ड मैंने बताया था कि रेनिन कहाँ से आ रहा है, तो रेनिन ये आ रहा है कहाँ से, जैसे ही वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुई, फौरन एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल, बायरो रिसेप्टर सेल थे, वो क्या कर दिए, उसको वो नोटिस किए और फौरन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए रेनिन का। अब क्या हो रहा है, ये पहला केस हो गया जब रेनिन का रिलीज हो रहा है। सेकंड केस क्या है कि अगर ये जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई होगी तो वो क्या होगा कि जा करके ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन के बाद में वहाँ से सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नॉर्मली कितना होता है, 65% PCT में होता है, 25% किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में होता है, और 10% ये होता है डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। अब जब ब्लड सप्लाई कम हो गया है तो PCT के अंदर सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन था वो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, नहीं, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज
कैसे ये ज़्यादा कैसे होगा? सपोज आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, टीसी उधर खड़ा रहता है, तो अगर आप भीड़ में जाते हो तो टीसी ज़्यादा लोग को नहीं पकड़ पाता है, ठीक है, एक दो को पकड़ के चेक नहीं करता है या छोड़ देता है। अगर आप कम ही लोग जा रहे हो, कम लोग जा रहे हो, तो टीसी क्या करेगा? सबको बराबर से चेक करेगा, सबके टिकट को देखेगा, नेम डेट सब कुछ पूछेगा जो उधर स्टेशन पे खड़ा रहता है प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरीके से ब्लड की सप्लाई कम हो गई है। ब्लड की सप्लाई कम हो गई है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सोडियम जो पीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो रहा था 65%, अब उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया पीसीटी से, तो ये सोडियम क्या होगा? अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, लूप ऑफ हेनले में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, डीसीटी में बहुत कम हो जाता है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? वहाँ तक का पहुँचता ही नहीं, जो पहले 10% पहुँचता था अब वहाँ पे डीसीटी में पहुँचता ही नहीं। इस वजह से क्या कहते हैं, डीसीटी के पास में एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं मैकुला डेंसा सेल। तो मैकुला डेंसा सेल को पता चलता है कि भाई हमारे पास सोडियम आया ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो ये फौरन क्या करता है, मैकुला डेंसा सेल ये स्टिमुलेट करता है किसको? बैरो रिसेप्टर या जेजी सेल को, एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल को क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा। तो सेकंड केस ये हो गया कि रेनिन का जो सिक्रीशन क्या होगा? ये सेकंड केस में कब सिक्रीट हो रहा है? जब मैकुला डेंसा सेल उसको क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। कहने का मतलब सोडियम डीसीटी में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से रेनिन का सिक्रीशन हो रहा है। दो केस हो गया। और तीसरा केस ये होता है कि इसी टाइम पे जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और क्या करता है? वो रेनिन के स्टिमुलेट में वो भी हेल्प करता है। तो रेनिन का सिक्रेशन थ्री केस में हुआ। पहला ब्लड सप्लाई कम आया तो बैरो रिसेप्टर थे, एफरेंट आर्ट्रियोल में एक टाइप के सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? उन्होंने सेंस किया और सेंस करने के बाद में क्या हो रहा है? यहाँ से सिक्रीट हो रहा है रेनिन का। सेकंड क्या था कि वहाँ पे सोडियम नहीं पहुँच पाया डीसीटी में, इसकी वजह से। थर्ड केस ये बना कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी स्टिमुलेट हो गया। तीन केस हम लोगों ने देख लिए। जो एफरेंट आर्ट्रियोल के सेल्स थे जिसका नाम बैरो रिसेप्टर, वो बैरो रिसेप्टर मतलब क्या करते थे कि वो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। दूसरा क्या था उसमें? मैकुला डेंसा, और मैकुला डेंसा और बैरो रिसेप्टर के बीच में भी कुछ टाइप के सेल्स होते हैं। इस पूरे तीनों टाइप के सेल को मिला करके बोल देते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। जैक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, इसको इसलिए बोलते हैं जैक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बिकॉज देखो ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस के जस्ट पास में है ये एक टाइप का अपैरेटस मतलब इक्विपमेंट। तो ग्लोमेरुलस के पास में होने की वजह से जस्ट उसके पास में, जस्ट पास में जैक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, इसलिए उसको जैक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कह दिया। इस तरीके से हमने ये देखा कि रेनिन का सिक्रीशन कैसे हुआ। जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उसका पहला केस हो गया रेनिन। अब हम देखेंगे उसमें सेकंड केस है एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन क्या होता है? ये लीवर से क्या होता है? एक टाइप का हमारा केमिकल सिक्रीट होता है, एक प्रोटीन सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, अब इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो एंजियो प्लस टेंसिन प्लस ओजन। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और टेंसिन मतलब होता है टेंशन, कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है, और ओजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होना। तो इनएक्टिव फॉर्म में ये स्टोर होता है और ये ब्लड प्रेशर का, ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है उसमें क्या करता है? ये कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही अपने ब्लड वेसल्स, अपना क्या ब्लड प्रेशर कम हुआ था किडनी के केस में, फौरन ये एक्टिवेट होता है, लीवर से सिक्रीट होता है, लीवर इसको सिक्रीट करता है, लीवर से सिक्रीट होगा। अब यहाँ पे फौरन पहुंच जाता है रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन को वो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो बना, फिर ये कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू जैसे ये लंग्स के पास में पहुंचता है, लंग्स वहां से सिक्रीट कर देता है, एक अलग टाइप का एंजाइम सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम,
उसका नाम ही है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, शॉर्ट में इसको ACE बोलते हैं। तो ये जो एंजाइम है ACE, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड अब यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका अभी हम लोग को वही कनेक्ट करके रखना है कि रेनिन एंजियोटेंसिन, अब जो एंजियोटेंसिन यहाँ पे बन गया, तो एंजियोटेंसिन क्या क्या काम करेगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड ये क्या है, पावरफुल वाइसोकॉन्स्ट्रिक्टर। पावरफुल वाइसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब क्या करेगा कि ये हमारे जो ब्लड वेसल्स है, ये उसके डायमीटर को क्या करेगा, कम कर देगा, मतलब उसकी मोटाई को कम करेगा। अगर पहले ब्लड फ्लो हो रहा है किसी पाइप के थ्रू, सपोज पानी का वाटर सप्लाई हो रहा है, तो वो धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे फ्लो होगा। अब क्या करो, आप उसको क्या करो, प्रेशर से क्या करो, उसको हल्का सा हाथ से दबा दो, तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से प्रेशर बना के आगे निकलता है, दूर तक का जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे क्या करेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये वाइसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम है। एक ये हो गया। अब देखो ये क्या काम करेगा, सेकेंड वर्क क्या करता है, यहाँ पे इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि इफरेंट आर्ट्रियोल, जो इफरेंट एक एफरेंट था, एफरेंट के पास में वो सेल थे, सेकंड इसके जो वहां से आगे निकलता है वो इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल को क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जहां से वो निकल रहा है तो क्या कर रहा है, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, इसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा ग्लोमेरुलस पे, ग्लोमेरुलस पे प्रेशर पड़ रहा है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। तो अभी जो स्लो रेट से फिल्टर हो रहा था, अब क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो फास्ट फिल्ट्रेशन फास्ट हुआ, अब आगे तो फिर क्या होगा, जो 65% से ज़्यादा हो गया था सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, वो धीरे क्या होगा, स्टॉप होगा, 65 पे आ जाएगा। और जो रिमेनिंग रहेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फिर वो DCT में चला जाएगा। DCT के पास में गया तो वहाँ पे चला जाएगा और क्या करेगा, वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट किया। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 ये जाता है कहाँ पे जाता है कि एड्रीनल ग्लैंड के पास में जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, और वहाँ से स्टिमुलेट करता है उसको, और वो क्या करता है, सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। तीसरा पॉइंट आ गया एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन की बात अब यहाँ पे आती है। जब एंजियोटेंसिन सेकंड बना तो उसने क्या क्या काम किया, उसके बाद में ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वहाँ से सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन यहाँ से सिक्रीट होगा। तो एल्डोस्टेरोन का अब फंक्शन देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करता है। एल्डोस्टेरोन ये क्या काम करेगा कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है DCT से। एल्डोस्टेरोन आता है और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। दूसरा काम क्या करता है एल्डोस्टेरोन, ये जाता है, ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है, और वो क्या काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ऑर्डर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं दो हार्मोन, एक होता है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, ADH जब आता है तो ये क्या काम करता है, सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ADH क्या होता है कि ये जितना ज़्यादा सोडियम का ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, और जितने ज़्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा उतने ज़्यादा क्या होता है कि वाटर भी उसको फॉलो करता है। तो वाटर फॉलो किया तो जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से जहाँ जब वो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, वो क्या होगा, अब वो हो जाएगा इंक्रीज, और जो हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था एब्जॉर्प्शन के बाद में, वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद में हमारा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से एल्डोस्टेरोन और ADH ने काम किया। इस तरीके से अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वो पेशेंट का क्या होगा, रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नेचुरली अपने बॉडी के अंदर ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये सब लेक्चर्स, थ्रू वीडियो के थ्रू कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखें। और जो भी लेक्चर्स आपको चाहिए होगा तो अब लेक्चर्स ऐसे ही आएंगे, वीडियोस के थ्रू आएंगे, तो आप लोग कमेंट लिखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।